तेज़ हवाओं में उड़ते हैं जो, उन पक्षियों के पर नहीं, हौसले मजबूत होते हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बिहार विहान। स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार विहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रज्ञा। दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको रूबरू कराते हैं काफ़ी एक्सपर्ट्स से, जो कि काफ़ी क्षेत्रों से आते हैं और उनसे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ देते हैं। और आज के इस अंक में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जो कि मेडिकल क्षेत्र के बहुत जानी मानी हस्ती हैं, और उनसे काफ़ी सारी जानकारियाँ हम लेने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करते हैं बड़ों के आशीर्वाद से। और आज का जो ये अनमोल वचन है वो हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य अगर दया की भावना से किया गया हो या किसी के लिए भी छोटा सा कार्य किया गया हो सकता है कि वो हमारी दृष्टिकोण से बहुत छोटा हो, लेकिन किसी और की ज़िंदगी में उसकी एक बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो इसी कथन के साथ देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। अब वक्त हो चुका है आपको हमारे गेस्ट से रूबरू कराने का, तो विलंब ना करते हुए उनसे हम आपको मिलवाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल कृष्णपाल, जो कि हैं डायरेक्टर ऑफ एम्स पटना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार विहार में। सर, जैसा कि आप एम्स पटना में डायरेक्टर हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, और किस तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरीके से करियर की शुरुआत हुई और आज आप यहाँ पे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले मैं एम्स पटना फैमिली तरफ से मैं आप सबको हार्दिक शुभेच्छा और हार्दिक शुभकामनाएं मैं ज्ञापन करता हूं। मेरा जो जर्नी शुरू हुआ है, मैं आपको बोलूँगा स्कूल लाइफ से। मैं एक्चुअली गांव से बढ़ा हूं, विलेज लाइफ से ही मैं एक्चुअली बढ़ा हूं। मेरा जो स्कूल लाइफ है ये पूरा इंटीरियर विलेज में हुआ है। उड़ीसा का है बालेश्वर जिला, जहां एक भोगराई थाना है। मेरा गांव का नाम है दहमुंडा और मैं दहमुंडा हाई स्कूल में पढ़ा। और ऐसे पूरा फ्रॉम ए हम्बल फैमिली। मेरा पिताजी ऐसे, उसी समय तो मैं जिसके टाइम का बात कर रहा हूँ, नौकरी इतना ज़्यादा नहीं था। हमारे बहुत बड़ा फैमिली था। हमारा फैमिली में एक्चुअली ऑलमोस्ट 50 थे लोग। जॉइंट फैमिली था एक्चुअली। और मैं आपको इसीलिए ये बोल रहा हूँ, जॉइंट फैमिली आजकल है नहीं, और जॉइंट फैमिली का जो एडवांटेज है ये एक्चुअली आजकल बच्चों को नहीं मिलता है। तो मैं एक्चुअली मेरे पिताजी का, उनका जो पिताजी हैं, उनका जितने भाई हैं, ये सब मिलके जॉइंट फैमिली में थे। तो उसी समय नौकरी ज़्यादा नहीं था। हमारा फैमिली में एक ही मेरा पिताजी के 3 भाई थे। उनका जो सबसे छोटा है ये इंजीनियर थे। ये एक मैंने नौकरी कर रहे थे, और बाकी सब हमारा खेती बाड़ी में चलता था। तो डॉक्टर्स की कोई डॉक्टर्स, ये तो फैमिली में तो मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ। गांव का भी मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ। एक्चुअली हमारा एरिया का मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ। और हम इसी मैंने जो पूरा एक इंटीरियर विलेज से हम आए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा बना लाइफ में, क्योंकि जो विलेज लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ये हम उससे जो सीखें। और हमारा एक्चुअली गांव ये रिवर नदी सुवर्णरेखा की जस्ट किनारे हैं। वो एक्चुअली हमें बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। जो फैमिली, जो जॉइंट फैमिली होता है और नेचुरल परिवेश में आप कैसे ग्रो करते हैं। हाई स्कूल उसी समय था क्लास 11 तक, तो हम क्लास 11 तक हम उधर पढ़ें और अच्छा रिजल्ट भी हुआ। उसके बाद मेरा पिताजी चाहते थे कि हम एक डॉक्टर बने। तो इन्होंने बोला कि हमारा जितने डिस्ट्रिक्ट में हैं कॉलेजेस और हमारे एरिया में भी जो कॉलेजेस हैं, हम इधर ना पढ़ें और हमें वो भेजें भुवनेश्वर बेसिक साइंस कॉलेज, जहां हम जाके आईएससी पढ़ें। उसी समय एक्चुअली +2 नहीं था, 11, उसके बाद था आईएससी, इंटरमीडिएट इन साइंस। सो हम 11 क्लास मेट्रिकुलेशन ख़त्म करके भुवनेश्वर में बेसिक साइंस कॉलेज अंडर द OUAT, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वो एक्चुअली बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमें उधर पढ़ने का मौका मिला। और हम
उधर प्लस ISC पढ़ के VSS मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किए MBBS, वो जो उड़ीसा का स्टेट मेडिकल एंट्रेंस होता है जी। इसमें विद गॉड्स ग्रेस मिला MBBS सीट, और उधर हम जाके MBBS ज्वाइन किए। MBBS बुर्ला VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला में हम पढ़े। बुर्ला एक्चुअली आप सबको मालूम होगा, हीराकुद डैम इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन द वर्ल्ड एक्चुअली। तो वो एक्चुअली जो हीराकुद है, ये एक्चुअली वो महानदी का ये ब्रिज है हीराकुद, वो बुर्ला के एक्चुअली मतलब ये बुर्ला और हीराकुद एक ही है एक्चुअली। तो हम बुर्ला मेडिकल कॉलेज में MBBS किए। उसके बाद एक्चुअली हम बचपन से, मेरा स्कूल लाइफ से, हम श्री माँ और श्री अरबिंदो का हम डिवोटी हैं एक्चुअली। और उनका जो फिलॉसफी है, श्री अरबिंदोज थॉट्स, हिज फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, हम इतने प्रभावित हुए थे। तो हमारा एक्चुअली ये था सपना कि हम पौंडीचेरी जाएं और उधर मैंने रहें। तो हमें MBBS के बाद जिपमर है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, जिपमर पुदुचेरी, वो नंबर 2 माना जाता है कंट्री में। एम्स न्यू दिल्ली नंबर 1 है और जिपमर नंबर 2 है मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में। उधर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन सीट का वो थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस हमें एडमिशन मिला और हम इसमें बहुत खुश हो गए, जाके उधर रहें। उसके बाद हम PG किए, सीनियर रेजिडेंसी किए, उधर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए, एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद एडिशनल प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, और जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उधर है हम सब पोस्ट में काम किए हैं। उधर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, नोडल ऑफिसर टू मिनिस्ट्री, रजिस्ट्रार और फैकल्टी इंचार्ज ऑफ जितने सारे सब है मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब हम किए हैं। हम डीन भी थे। इधर आने से पहले डीन ऑफ जिपमर कराईकल में एक सेकेंड जिपमर कैंपस बना, उधर हम फर्स्ट डीन थे और कराईकल में हम जिपमर को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद डायरेक्टर हम नहीं बने थे, डायरेक्टर पोस्ट का अब एडवर्टाइजमेंट हुआ है। इससे पहले हम वो जो 8 ये एम्स का हुआ था एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्टर पोस्ट के लिए हम अपीयर किए थे, हमारा सिलेक्शन हुआ और गवर्नमेंट ने हमें एम्स पटना को भेजा तो हम आ गए, तो इधर हैं। तो हम एक्चुअली लास्ट ईयर ऑन 3 जुलाई हम इधर ज्वाइन किए हैं एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एम्स पटना। ये हमारा जर्नी। सर, ये जानकर बहुत अच्छा लगा, जो आपका पारिवारिक जो सपोर्ट रहा और आपका जो संघर्षपूर्ण और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग जो आपका बेस है और आपने जो अपनी जर्नी बताई वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने फिजियोलॉजी की है, तो जो शरीर की अध्ययन विज्ञान है वह शाखा है जिसमें शरीर से संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये फिजियोलॉजी और किस तरीके से इस पे काम होता है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। मैं आपको ये एक्चुअली बताना चाहूँगा, हम जब MBBS कंप्लीट किए, हम एक्चुअली बाय प्रेफरेंस एंड बाय प्रेडिलेक्शन मैं फिजियोलॉजी को मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं चुना, क्योंकि फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इट एक्चुअली एनकम्पासेस द होल बॉडी। हमारा बॉडी में जितने सिस्टम है, आपका हार्ट और सर्कुलेशन है, कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्रेन कैसे हम माने अच्छे सोच सकते हैं, इसको हमारा जो है कॉग्निटिव पावर माने एनालिटिकल पावर ब्रेन जो कंट्रोल करता है, ये इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारा जो डाइजेशन GI सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब सिस्टम कैसे काम करता है, और किडनी जो कि हमारा जो सब एक्सक्रीशन के लिए बॉडी में जितना सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस है इसको कैसे बॉडी से ये रिमूव करता है, निष्कासित करता है, और हमारे जो लिवर है और हमारे जितने सारे एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके कैसे बॉडी का फंक्शन को हम बेहतर रख पाएँ और हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकें, ये एक्चुअली फिजियोलॉजी का है कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताऊंगा, एक वर्ड है मेडिकल साइंस में, इसको हम बोलते हैं होमियोस्टासिस। ये आप रखिए याद में, होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस का मतलब है द इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। होमियोस्टासिस इफ यू मेंटेन यू आर परफेक्ट इन योर हेल्थ। तो फिजियोलॉजी एक्चुअली बोलता है कैसे हमारा होमियोस्टासिस को हम बेहतर करें और होमियोस्टासिस जो इंटरनल बैलेंस है इसको हम स्टेबल करें। तो ये एक्चुअली जो होमियोस्टासिस का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैसे ज़्यादा हम माने बेहतर करके बॉडी का जो सिस्टम है, फंक्शन है, इसको हम बेटर करेंगे। ये एक्चुअली हमारा था
एम कि हम इसमें अगर फिजियोलॉजी में काम करेंगे तो बॉडी सिस्टम को हम कैसे डेवलप करेंगे कि हमारा बेहतर होम्योस्टासिस है तो हमारा प्रॉब्लम ना हो। ये हम आपको बोलते रहेंगे जब हमारा डिस्कशन होते रहेगा। ये जो होम्योस्टासिस का कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ये मेडिकल कॉन्सेप्ट है। होम्योस्टासिस ऑफ द माइंड, होम्योस्टासिस ऑफ द बॉडी, होम्योस्टासिस ऑफ द साइकिक ऑफ द बॉडी, ये तीनों का अगर होम्योस्टासिस का जो संतुलन हो जाता है देन वो पर्सन का जो लाइफ पूरा स्टेबल होता है एंड ही लिव्स ए बेटर एंड हेल्दी लाइफ। ये एक्चुअली हमें मालूम था, तो इसीलिए हम फिजियोलॉजी को चुना। और फिजियोलॉजी में रिसर्च काफ़ी होता है। आपके जितने सारे नोबेल प्राइज विनर हैं माने एंटायर वर्ल्ड में, सारा माने पृथ्वी में जितने सारे नोबेल प्राइज विनर हैं ये सब फिजियोलॉजी में काम किए हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जो नोबेल प्राइज का पहला नाम जो था ये अब भी है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। आप देखेंगे, ये देखिए आप जो गूगल सर्च में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ये आपको दिखाएगा नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी है कोर सब्जेक्ट। वो जो काम करते हैं रिसर्च टू डेवलप द सिस्टम एंड हाउ एक्चुअली द व्हेन द डिजीज हैपेंस, जब रोग हो गया है इसको कैसे हम इसको माने बेटर ट्रीटमेंट देंगे, ये एक्चुअली फिजियोलॉजी में उसका रिसर्च होता है। इसीलिए हमारा जो नोबेल प्राइज़ है इसको बोलते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो इसीलिए हम फिजियोलॉजी को चुना कि हम बेहतर रिसर्च करें, कैसे माने हमारा जो शरीर को, पूरे शरीर के, हाँ शरीर, हाउ वी कीप द बॉडी फिट एंड वी डू नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। अगर हमारा डिजीज़ हो भी गया है, हाउ वी गेट आउट फ्रॉम द डिजीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल, देन वी इम्प्रूव आवर हेल्थ। ये है फिजियोलॉजी, ये है होम्योस्टासिस, ये है कॉन्सेप्ट। सर जैसे फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों के, कभी घुटनों में दर्द और हाथ में दर्द, बहुत सी ऐसी दर्द की बातें होती हैं। मेडिकल साइंस में इसके लिए कार्य हो रहा है, लेकिन फिजियोलॉजी में क्या कुछ ऐसा है कि दर्द ही ना हो, इसका कुछ निपटारा? करेक्ट, दिस इज ए वेरी नाइस क्वेश्चन प्रज्ञा जी। आप तो मुझे लगता है कि आपको बॉडी के संबंध में बहुत कुछ जानकारी है, क्योंकि बहुत आम समस्या हो गई है आजकल, छोटे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, दर्द की समस्या हर किसी को बढ़ती जा रही है समय के साथ और आजकल की जो लाइफस्टाइल। वेरी करेक्ट, मैं आपको बताता हूँ आजकल का प्रॉब्लम क्या है। हमारे ज़माने में एक्चुअली कुछ भी नहीं था, ये तो मोबाइल छोड़ दीजिए, इवन टीवी भी नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, मैं आपको मैंने बता रहा हूँ, हमारा गांव का स्कूल एक्चुअली एरिया का बहुत बड़ा स्कूल था हमारा। एक्चुअली एक जस्ट बड़ा था ये रेडियो, बहुत बड़ा रेडियो था, वो जो ट्रांसमिट होता है न्यूज़ मैंने ये दूरदर्शन का दिल्ली से, ये हम बैठ के सुनते थे, वो और कुछ भी नहीं था। तो आजकल क्या हुआ है, कंप्यूटर का ये तो है ज़माना, कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना है। ये एक्चुअली बच्चे ने हमेशा एक्चुअली कंप्यूटर के पास बैठते हैं, ऐसे बैठ के देखते हैं, टाइप करते हैं, कंप्यूटर से देखते हैं। वो जो बॉडी का पोस्चर है, ये पोस्चर का डिफेक्ट हो जाता है। जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं मैंने फॉर आवर्स टुगेदर, ऐसे एक पोस्चर में ऐसे बैठते हैं, ये लोगों को पता नहीं है कि कैसे बैठना है, और वो लॉन्ग टाइम बैठते हैं। ये जो आपका ना कंप्यूटर में आपको बताता हूँ, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन एक्चुअली शुड बी एट योर आई लेवल, ये लोगों को मालूम नहीं है। ये तो टेबल के ऊपर रहता है, ऐसे बैठ के ऐसे करते करते चलते हैं, वो जो नेक स्टिफनेस डेवलप करता है, शोल्डर स्टिफनेस डेवलप करता है। और लोगों का भी आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और बैठ के ऑफिस में भी इतने टाइम ऐसे बैठते हैं, तो वो एक्चुअली जो जॉइंट स्टिफनेस डेवलप करता है। बच्चों के लिए जो यंग एज चिल्ड्रन, वो मोबाइल यूज़, कंप्यूटर यूज से काफी सिंड्रोम्स प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है, काफी प्रॉब्लम है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। इट्स लाइक हाँ जी, कि सर कैसे उससे निपटारा? नहीं ये नहीं, आपने इसी बहुत अच्छा हमें जो सवाल पूछा ना, वेरी गुड क्वेश्चन। आई रियली अप्रिशिएट द क्वेश्चन यू आस्क्ड, हाउ वी डिटेक्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको माने जानकारी होना चाहिए कि प्रॉब्लम होने से पहले, तो आप इसको प्रिवेंट करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आप बैठते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके लिए जो स्टिफनेस बॉडी का हो जाता है, मसल का और जॉइंट का, ये एक्चुअली जब आप काम कर रहे हैं, आपको पहले जब आप काम कर रहे हैं आपको लगेगा कि टाइट है, मेरा जो शोल्डर है, नेक है, और जो बैक से मसल से ये सब टाइट होने लगे हैं। तो आप
मैंने मैंने मान लीजिए कि जब ऐसे सिम्टम शुरू हो गया है तो आपका प्रॉब्लम शुरू होने लगा है, ये होने लगा है, और ये समझना ये जरूरी है। करेक्ट। ये जो आप पूछते ये एक्चुअली है, एक बिल्कुल। टाइटनेस आता है पहले, उसके बाद दर्द होता है, उसके बाद स्लोली ये जो जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाता और है। उसी वक्त हमने अगर उसको नहीं समझा तो आगे चल के बहुत आगे बड़ी चल प्रॉब्लम हो बहुत जाती है है। ये। बिल्कुल सर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंप्यूटर मत यूज़ कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मोबाइल मत यूज़ कीजिए, ये तो आज का ज़माना है, वी आर डिपेंडेंट। जी। मोबाइल के बिना तो हम जी भी नहीं सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा कि मोबाइल इज सो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज़ सो यूजफुल एक्चुअली। क्योंकि ये देखिए, मैं बैठा हूँ, मेरा मोबाइल हम दूर से रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ मैंने कॉन्सेप्ट जो कि जो हमारे जो जनता के लिए, सबके लिए ये बहुत मैंने बेहतर है ये जानने का। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, पॉकेट में रखते हैं, नहीं तो आप पैंट पॉकेट में, नहीं तो शर्ट पॉकेट में रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब तो एक बोला कि जो नेक पेन, इससे पहले और कुछ मैं बोल रहा हूँ। अगर आप मोबाइल शर्ट पॉकेट में रखे हैं तो ये मोबाइल का जो वाइब्रेशन होता है, वो जो रेडिएशन होता है, इट इज़ क्लोज टू द हार्ट। और शर्ट का पॉकेट एक्चुअली होता है लेफ्ट साइड में। अनफॉर्चुनेटली द हार्ट इज देयर। नो आई मीन नॉट दैट अनफॉर्चुनेटली हार्ट इज इन द लेफ्ट साइड, अनफॉर्चुनेटली हमारा पॉकेट लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो मोबाइल आप रखे हैं ना, उसका जो वाइब्रेशन, फोन आता है और ऐसे तो मोबाइल में एक्टिविटी चलता रहता है जी, तो उसका जो वाइब्रेशन, रेडिएशन, ये एक्चुअली हार्ट को अफेक्ट करता है। सर हम बात कर रहे थे मोबाइल फोन्स के जो हाँ, दुष्परिणाम है उसके मैं आपको मोबाइल यूज़ का बता रहा था। एक तो हम जो मोबाइल रखते हैं पॉकेट में, शर्ट पॉकेट में, ये एक्चुअली क्लोज टू द हार्ट, ये पूरा जो हार्ट बीट जो करता है, और मोबाइल जो ट्रांसमिशन होता है, रेडिएशन, ये एक्चुअली उसका जो असर, प्रभाव एक्चुअली इसमें डायरेक्टली पड़ता है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन शुड नेवर बी केप्ट क्लोज टू द हार्ट, ये एक है। दूसरा, जब मोबाइल फ़ोन आता है, हम बात करते हैं, तो हम जब बात कर रहे हैं, ये जो मैंने मोबाइल क्लोज टू द ईयर, और वो जो मोबाइल फ़ोन है, ये डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है। ब्रेन जो है, दैट इज एक्चुअली द नर्वस सिस्टम, एंड इट इज द सेंटर ऑफ द एंटायर न्यूरोनल एक्टिविटीज जो हम बोलते हैं, न्यूरॉन्स, और जो ब्रेन, इसमें जो एक्टिविटीज़ पूरा हमेशा होता रहता है। तो मोबाइल हम जब हमारे पूरा मैंने नज़दीक में है हेड द ब्रेन का, तो मोबाइल जब हम यूज़ कर रहे हैं, आप देखेंगे जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, ये पूरा गर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल गर्म हो जाता है। और आजकल भी जो लोगों ने मोबाइल यूज़ करते हैं, पूरा मैंने ऐसे नहीं कि 5 मिनट, 2-3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट, ये पूरा घंटा मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। मैंने टॉकिंग फॉर आवर्स। आप देखिए, मोबाइल से जो वाइब्रेशन, रेडिएशन और जो हीट वेव, ये जो सो आता है, उसका जो इन्फ्लुएंस पड़ता है ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन का जो न्यूरोनल एक्टिविटीज़ है, ये सब गड़बड़ हो जाता है। मोबाइल के यूज़ के लिए ब्रेन का जो एक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। इसीलिए ब्रेन को भी रेस्ट नहीं मिलता है। ये तो एक हम जो सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन वो जो दूसरा मोबाइल का जो मैंने आउटर जो इन्फ्लुएंस है, वाइब्रेशन है, फोटो रेडिएशन एक्टिविटीज़ है, ये ब्रेन सेल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इसमें एक्चुअली जो ब्रेन का जो मेमोरी स्पेशली मैं बोल रहा हूँ आपको, मेमोरी और जो स्मरण शक्ति, ये इसके ऊपर डायरेक्टली हिट करता है। इसीलिए मेमोरी कम होते जाता है, और एनालिसिस जो हम बोलते हैं कॉग्निटिव सेंटर ऑफ द ब्रेन, कि आप जो ज़्यादा सोच सकते हैं, अच्छे सोच सकते हैं, ये भी अफेक्टेड होता है। और धीरे धीरे ब्रेन का जो एक्टिविटी डिजेनरेट होता है, क्योंकि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल इज क्लोज टू द ब्रेन। सर ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और हम वक्त भी मोबाइल पे ज़्यादा अपना बिताते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा, एक के बाद एक बताऊंगा। एक तो हम पॉकेट में रखते हैं, शर्ट पॉकेट में, ये हार्ट को अफेक्ट करता है। दूसरा, हम एक्चुअली ब्रेन क्लोज टू द हेड, ब्रेन, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। तीसरा, अगर हम ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हम पॉकेट में रख लेते हैं, पैंट पॉकेट में। पैंट पॉकेट इज क्लोज टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये एक्चुअली लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है ना, ये जो क्लोज पैंट पॉकेट में मोबाइल रखें, तो अगर पैंट पॉकेट में मोबाइल रहा, जो मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो टेस्टिकल्स होता है, जहाँ एक्चुअली स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो जो ये डायरेक्टली स्पर्माटोजेनेसिस, जो मेल का जो बोलते हैं जो बीर्ज, जो स्पर्म, ये डायरेक्टली स्पर्माटोजेनेसिस को अफेक्ट करता है और टेस्टिकुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसका इतना स्ट्रॉन्ग है ये। और ये तो एक है। दूसरा, जो
लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप ऐसे हम रखते हैं हमारे Posture वो, हमारा। हाँ या तो ये उसका इफेक्ट और मोबाइल का इफेक्ट एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डायरेक्टली पड़ता है। ये जस्ट मेल नहीं, फीमेल का भी, फीमेल का तो ओवारी अंदर है, फिर भी इसको भी, वो भी इधर ही है, इसको बोलते हैं पेरिनियम, वो बॉडी का जो नीचे एब्डोमेन के नीचे होता है अंदर। तो ओवारी oogenesis फीमेल में, और मेल में जो टेस्टिकल और स्पर्माटोजेनेसिस, और स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ मोबाइल सर ये और बहुत लैपटॉप। बड़ी जानकारी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ को लेकर के, या फिर आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और लोगों को पता नहीं है कि इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि हम मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल जो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा रेशियो इसका बढ़ते जा रहा है। बहुत है। एक्चुअली इंडिया में दो प्रॉब्लम है, एक है फर्टिलिटी, ज़्यादा फर्टिलिटी है, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरा इनफर्टिलिटी भी है, इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा है। वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हाँ जी, वो जो इनफर्टिलिटी का ना, ये जो प्रॉब्लम है, एक है मोबाइल यूज कीपिंग क्लोज टू द इन द पैंट पॉकेट, एंड सेकेंड वो जो लैपटॉप कीपिंग ऑन द लैपटॉप वेरी क्लोज टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसीलिए इनफर्टिलिटी है। तो मैं आपको अब बताऊंगा एक के बाद एक। पहला है मोबाइल, तो हम ऐसे तो यूज़ करेंगे, तो अगर यूज़ करेंगे तो कैसे मोबाइल तो यूज़ होगा, तो अगर कैसे करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जब फ़ोन आ जाता है, अगर हमारे पास लोग ऐसे नहीं हैं और ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनके सामने मैं स्पीकर ऑन कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे बीच में मैं स्पीकर ऑन करके मोबाइल दूर से रख के मैं बात करता हूँ। सर इतना सीरियस होता है इसका? हाँ हाँ हाँ, बहुत एक्चुअली। तो इसीलिए मैं स्पीकर ऑन कर लेता हूँ, मोबाइल वो तो मेरा ब्रेन क्लोज टू द ब्रेन नहीं होता है और दूर में रहा, ये है एक। दूसरा, जब भी मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे मेरा हाथ में मोबाइल होता है, चेस्ट पॉकेट में नहीं होता है, जो शर्ट पॉकेट में, और पैंट पॉकेट में भी नहीं होता है, तो ये दूर रहा, हाथ में मोबाइल पकड़ा, और जब मैं बैठता हूँ मोबाइल में दूर रखता हूँ। और दूसरा, जब हम सोते हैं, लोगों ने आजकल एक्चुअली मोबाइल ये पिलो के किनारे रखते हैं। बिल्कुल ये हाँ, थ्रू आउट द नाइट एक्चुअली द एक्टिविटीज ऑफ द मोबाइल गेटिंग ट्रांसमिटेड, जो वाइब्रेशन जो होता है, रेडिएशन में आप जो बोल रहा था, ये ब्रेन को रात तमाम एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभाव करता है। तो मोबाइल शुड नॉट बी केप्ट क्लोज टू द पिलो, और मोबाइल शुड बी केप्ट लिटिल अवे, शुड बी केप्ट एज मच एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द बॉडी। और जब यूज करते हैं, एक तो स्पीकर ऑन कर सकते हैं, दूसरा आपका जो वायरलेस जो आजकल निकला है वो कर सकते हैं, तीसरा नहीं तो ये जो ये ईयर हाँ पीस यूज करके वायरलेस हो गया है, तीसरा अगर भी मैंने वायर के साथ भी जो आता है ईयरफोन, मोबाइल को कनेक्ट करके, कि हम मोबाइल को डायरेक्ट यूज ना करें, और ना करें, जितना ना करें ये अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए कि मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है वो कितना दुष्परिणाम वो हमें देता है, तो सोच समझकर उसका उपयोग करें। सर ये आपने तो जानकारी दी मोबाइल फ़ोन्स का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आजकल लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंजेस हो गया है लोगों में। किस तरीके से लाइफस्टाइल को हम ठीक कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा करें जो हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो और हम आगे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें? नहीं, ये बहुत अच्छा आप सवाल पूछे हैं। लाइफस्टाइल एक्चुअली द मेजर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी हमारा जो है, ये एक्चुअली लिंक टू द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मैं आपको दो तीन बताऊंगा, एक ये भी हम डिस्कस करते रहेंगे। एक है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं और दिन तमाम मैंने चेयर में नहीं तो कुछ मैंने ऐसे बैठे रहते हैं और कंप्यूटर में लगे होते हैं, इसको बोलते हैं सीडेंटरी लाइफ। तो ये है पहला है। दूसरा है कि स्ट्रेस लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ, माने स्ट्रेस हैज बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ एंड इट इज अनअवॉइडेबल। आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है डायरेक्ट। करेक्ट। और तीसरा है जो हम खाते हैं फूड, और चौथा है जो स्लीप हैबिट। तो मैं आप ये चार के बारे में आपको बताऊंगा। एक है आपका कि ये है सीडेंटरी लाइफ, और दूसरा है स्ट्रेसफुल लाइफ, तीसरा है जो हम माने फूड जो खाते हैं, और चौथा है कि स्लीप। तो फर्स्ट आते हैं जो सीडेंटरी लाइफ। तो हम जब ऐसे माने घंटा बैठ रहते हैं
कि मेरा जैसे है अब, तो मैं डायरेक्टर हूँ, तो हमेशा ऐसे जो फाइल का जो काम करते रहते हैं, तो हम ऐसे बैठे रहते हैं। तो अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे मैंने दिन तमाम, मतलब ऐसे मैं तो ऐसे काम करता रहता हूँ रात को मैंने 10-11 बजे तक ऑफिस में। अगर मैं सुबह 8 बजे से रात मैंने 11 बजे तक ऐसे मैं चेयर में ऐसे बैठा रहूँगा तो हमारा प्रॉब्लम शुरू होगा। तो इसीलिए हमें ऐसे भी कुछ मैंने पद्धति मैंने एडॉप्ट करना है जहाँ बीच बीच में हम उठ के कुछ वॉकिंग कर लें। मैं 10 फाइल क्लियर कर लिया, हमारा ऐसे बीच में एक फ़ोन भी आ गया, तो मैं ऐसे करूँगा कि फ़ोन ऑन करके मेरा जो कमरा में एक ऐसे चेयर के एक वॉकिंग कर लूँगा। ऐसे बीच बीच में चेयर छोड़ के वॉकिंग करना चाहिए। ये तो मैंने जो ऑन एट द वर्क प्लेस। लेकिन दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि बाय हैबिट वी मस्ट डू एक्सरसाइज। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक्सरसाइज में जो आपको बोल रहा हूँ मैं फिजिकल एक्सरसाइज बोल रहा हूँ। द बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज इज नथिंग लाइक यू कैन इफ आप मैंने आधा घंटा 40-45 मिनट्स 1 घंटा आप सुबह वॉकिंग कर लेंगे ना, द बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। दीज आर द 3 बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। और चौथा भी है, या मैं आपको बोलूँगा डांसिंग। Dancing is also best. Yeah, dance actually among them the best is dancing. इंसान खुश होकर के करता है। हाँ, नृत्य एक ऐसी चीज है। नहीं, ये जो सब साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जी, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और डांसिंग अगर और ये बहुत आराम से कोई भी कर सकता है। और कहते हैं ना कि सर शरीर ही मंदिर है, और अगर हम इसकी पूजा ना करें और हम इसको इग्नोर करें तो आगे चल के हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सुबह का जो मैं बोल रहा था ना आपको, जो सुबह मॉर्निंग वॉक, व्हाई मॉर्निंग वॉक इज बेटर देन इवनिंग वॉक, मैं आपको बताऊंगा। सुबह वॉकिंग कर लेना चाहिए, और टाइम है तो जरा सा योगा कर लीजिए, नहीं तो शाम को योगा कीजिए। मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग वॉक। और सर योगा से सर हमने सुना है कि आपने योगा में पूरी पढ़ाई की है। इसके बारे में कुछ बताया हमारे दर्शकों को कि योगा थेरेपी भी कुछ होती है। नहीं, मैं योगा के से पहले ये जो वॉकिंग और साइकिलिंग के मैं बताता हूँ। ये जो सेडेंटरी लाइफ हम बोल रहे थे ना, इसी के लिए अगर आपका जरा सा भी स्पेस है घर में, अगर कुछ भी नहीं है घर में भी आप वॉकिंग कर सकते हैं। चले जाइए ये छत में जो रूफ में, उधर जरा सा स्पेस होगा, इधर वॉकिंग करवा लीजिए। क्योंकि आजकल एक्चुअली रोड में भी सुबह से मतलब जाम हो जाता है, भीड़ हो जाता है और इतना हॉर्न होता है, रोड में वॉकिंग नहीं कर पाएंगे। अगर पार्क है आपके मैंने घर के नज़दीक में, मतलब आपको जितना सहूलियत हो और जितनी जगह उसमें आप अपना कर ले, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये और दूसरा जो मैं बोल रहा था आपको साइकिलिंग। जी, एक्चुअली हम क्या हो गया है ना, हम एक्चुअली वी आर डिपेंडेंट ऑन द व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स। हर घर में 2-3 2 व्हीलर से 1-2 4 व्हीलर से। तो हम जहाँ जाते हैं स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, नहीं तो कार में। ऑफ कोर्स कार में भी एडवांटेज है क्योंकि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये प्रोटेक्ट्स यू। लेकिन आप अगर साइकिल में जाएंगे और साइकिल में आएंगे, ऑफिस को जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, कुछ परचेज करने के लिए आप मार्केट जा रहे हैं, साइकिल में जाएंगे, कितना अच्छा हो जाएगा अगर लोग इस तरीके के चीज़ों को अपना लें। साइकिलिंग एक्चुअल ना मैं आपको बताऊं, जो साइकिल हम करते हैं ये पूरा जितने सारे मसल्स है, इट्स ऑल पार्टिसिपेट। और दूसरा साइकिलिंग में ये एडवांटेज है कि यू आर प्रिवेंटिंग देयर इज नो पोल्यूशन। जो स्कूटर मोटरसाइकिल जो मोटर बाइक है ना, इसमें जितना पोल्यूशन होता है ये नहीं हुआ, तो एनवायरमेंटल क्लीनिंग रहा और आपका एक्सरसाइज का माने जो फिटनेस रहा। तो इसलिए साइकिलिंग और मॉर्निंग वॉक में हम ज़्यादा ये करते हैं। अगर स्विमिंग का है, प्रोविजन स्विमिंग पूल है, स्विमिंग करना चाहिए क्योंकि स्विमिंग में ना बॉडी का सब मसल्स एक्चुअली जितने मसल्स है सब पार्टिसिपेट करते हैं स्विमिंग में। बिल्कुल स्विमिंग और सबको अगर चांस मिलता है मैं बताऊंगा कि डांसिंग करना चाहिए। डांसिंग एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने इट एक्चुअली टेक्स आउट ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम द बॉडी। And it's not only body, it's about mind also, और mental stress also हमारे निकलता है। वही जो डांसिंग में बोल रहा था, डांसिंग नॉट ओनली फॉर लेडीज, इवन फॉर जेंट्स, एवरीवन। आपने मोबाइल्स के बारे में बताया, उसका किस तरीके से दुष्परिणाम होता है। आपने योगा में भी पढ़ाई की है और अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। योगा तो लोग करते हैं जनरली, योगा को लेके काफ़ी सारी जागरूकता फैलाई जा रही है।
आपने बताया था कि योगा थेरेपी भी होती है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कृपया कुछ बताएं। हाँ जी प्रज्ञा जी, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं मेरा जो एमडी किया मेडिकल फिजियोलॉजी में और पीएचडी किया, उसके बाद एक्चुअली और इसे ये करते हुए हम एमडी किए हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में, हम एमडी किए हैं योगा में, और हम डीएससी भी किए हैं योगा में। ऐसे नहीं कि हम ऐसे डिग्री के लिए हम किए हैं, मैं आपको बताता हूँ, योगा एक्चुअली मेरा पैशन है, क्योंकि मैं जो फिजियोलॉजी चुना मेरा एमडी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मैं आपको जो बता रहा था होम्योस्टासिस, ये एक्चुअली योगा इज़ द की टू द होम्योस्टासिस ऑफ द बॉडी, ये मैं आपको बताऊंगा। योगा जो मैं एक्चुअली पर्सनली आई एम टेलिंग यू, आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो योगा जो है हमारा माने देश का माने कोर है एक्चुअली, ये एक बार इसको लेके गए इंटरनेशनल लेवल में, और योगा हैज़ बिकम द वे ऑफ लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस हमारा जो माने माननीय प्रधानमंत्री जो माने लेके गए हैं, और भारत का जो आज एक्चुअली सारा विश्व में जो माने जितना जो है ये उसका जो इम्पोर्टेंस है वो तो बहुत सारे कुछ है, इसमें योगा एक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा योगा प्रैक्टिस एक है और योगा थेरापी एक है। हम जो करते हैं, लोग जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं योगा प्रैक्टिस फॉर गुड हेल्थ। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा योगा फॉर पेशेंट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं योगा थेरापी। आज तक एक्चुअली योगा थेरापी में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, और आज तक योगा में एक्चुअली योगा थेरापी में इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। योगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, अब जो हम जो रिसर्च कर रहे थे लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स, इसमें आता है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, आजमा, आर्थराइटिस, और आजकल और एक है माने रामपांट है एक्चुअली, ये है साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर। साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर इज रैम्पंट इन द सोसाइटी, यहाँ वेरी कॉमन। ये यंग एज भी माने यंग लोगों का बिहेवियरल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर, एंजाइटी जो कि आजकल इतना बड़ा समस्या बन चुका है सर। इसके ये तो खैर इसके बारे में काफ़ी कुछ कार्य भी हो रहा है। एंजाइटी डिजॉर्डर, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, बिहेवियरल डिजॉर्डर, ये एक्चुअली आजकल इवन जो बच्चे का जो माने जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रेन, माने रैम्पंट है एक्चुअली। हम एक्चुअली काम किए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सर ये बहुत मतलब गंभीर समस्या है और दुखद भी है कि आजकल छोटे बच्चों को भी एंजाइटी हो रही है, और इतनी बड़ी समस्या है, स्पेशली भारत इतनी बड़ी आबादी में रह रहा है। और बहुत इसका इलाज बहुत सिंपल है कि आप फिट रहें, आप योगा की तरफ जाएं, पारिवारिक संबल साथ में रहे, जो एंजाइटी होती है, लोनलीनेस होता है, वो सारे एक्सरसाइज से ब्रेन आपका खुलता है। प्रज्ञा जी मैं आपको यही बता रहा हूँ इसके लिए योगा थेरापी का जो कॉन्सेप्ट आया है, योगा थेरापी है योगा मॉड्यूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है हाई ब्लड प्रेशर, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ वो जो हाई ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज, और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़, और मैं जो बोल रहा था सब प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स। इसमें योगा का क्या है कंट्रीब्यूशन, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। जैसे कि आप हाई ब्लड प्रेशर है, आप एक एम्लोडिपिन टैबलेट ले लीजिए, आप 2 मिलीग्राम लिया, आपका ब्लड प्रेशर इतना कमा। आप 5 मिलीग्राम टैबलेट लिया, आपका ब्लड प्रेशर इतना कमा। आप 10 मिलीग्राम लिया मेटफॉर्मिन फॉर डायबिटीज़, आप 250 मिलीग्राम टैबलेट लिया, आपका ब्लड ग्लूकोज इतना कमा। आप 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन लिया, ब्लड ग्लूकोज इतना कमा। ऐसे योगा का प्रैक्टिस का भी है कि आप ये योगा करें, आपका ब्लड प्रेशर इतना कमेगा, ये आप योगा करें, आपका ब्लड ग्लूकोज इतना कमेगा। सर आप कितने सरल तरीके से इस चीज़ को बता रहे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको ये है योगा मॉड्यूल्स फॉर द थेरापी, इसको बोलते हैं योगा थेरापी। तो और इसमें हम काम कर रहे हैं। सर इसको किस तरीके अभी काम चल रहा है इस पे? चल रहा है। मैं एक्चुअली ये जो मैं आपको बोल रहा था ना, मेरे जितने सारे पीएचडी स्टूडेंट हैं, मेरे जितने सारे सब एमडी स्टूडेंट्स, सब हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो मेरे अंडर में सब काम किए हैं, इसमें से एक्चुअली मैं 80% मेरा काम योगा में दिया हूँ एक्चुअली। और योगा का एक्चुअली जो रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ, एंटायर वर्ल्ड में योगा रिसर्च इतना नहीं हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। सब जो एडवांस कंट्री है, अमेरिका और ये सब यूके,
ये जर्मन, इसमें एक्चुअली वो एक्चुअली काम करने लगे हैं, लेकिन हमारा इतना नहीं हुआ है। हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा 2 एडवांटेज है ये जो करने के लिए। आप जिस भी काम करें, योगा रिसर्च करें कि जैसे वैसे काम करें, आपके लिए पेशेंट की नंबर ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड इंडिया इज ऑल्सो हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट्स आल्सो। यस यस यस, ये आपके लिए जो इसको बोलते हैं क्लिनिकल मटेरियल, आपके पास क्लिनिकल मटेरियल है रिसर्च के लिए। दूसरा है हमारा जो पेशेंट्स है ये इतना एजुकेटेड नहीं है। अमेरिका सो जितना डेवलप्ड कंट्री ना, इतना एजुकेटेड है, अगर आप कुछ करें उनका गड़बड़ हो गया यू गो टू जेल एक्चुअली। हमारा पेशेंट जो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो ये हमारा पेशेंट्स भी वो अलग लोगों के लिए उनका जो मेंटालिटी अलग है, उनका एटीट्यूड अलग है। एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये अगर आप कुछ प्रोजेक्ट करेंगे कि हम माने 1000 पेशेंट को लेके कुछ माने ट्रायल करेंगे, इसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल, वो जो क्लिनिकल ट्रायल हम बहुत किए हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमारे पास पेशेंट्स है, क्लिनिकल मटेरियल है, और पेशेंट्स भी जो हैं ये कोऑपरेटिव है। तो ये सब जो एडवांटेज है, इसको हम उसका फ़ायदा हम लेना चाहिए। और इसी में ये बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं योगा थेरापी। यू टेक ए मॉड्यूल एंड वो आप इसको मॉड्यूल का लेके आप देखें कि माने ये ऐसे नहीं कि 50-60 मरीज में आप किए, इसमें जो रिजल्ट आता है ना, इसका एक्चुअली वाइड एप्लीकेशन नहीं होता है। आपको एक्चुअली करना चाहिए मिनिमम 1000, 2000, 3000 पेशेंट में, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तब जाकर के आजकल ये क्लिनिकल ट्रायल बहुत कम है, हम एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल किए हैं और करेंगे। एम्स पटना में, एम्स पटना में, जी सर, एम्स पटना में योगा थेरापी डिपार्टमेंट हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सर गोपाल जी, इसी पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपने लास्ट ईयर आपने ज्वाइन किया एम्स पटना एज अ डायरेक्टर। विगत वर्षों में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं एम्स में, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में अभी बिहार काफ़ी डेवलप कर रहा है, तो दर्शकों के लिए कि उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए वो लाभदायक हो। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं ज्वाइन किया लास्ट ईयर जुलाई में। ज्वाइन करने के बाद एक्चुअली मैं देखा कि एम्स पटना में जो डेफिशिएंसी है, मेजर डेफिशिएंसी है, ये है एक्चुअली द स्टाफ, डॉक्टर्स डेफिशिएंसी। किसी इंस्टीट्यूट को अगर आप ऊपर लेके चलेंगे ना, आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है मैन पावर, तीसरा है ट्रेनिंग ऑफ द मैन पावर, और चौथा है कमिटमेंट ऑफ द मैन पावर। एम्स पटना में जब हम ज्वाइन किए, हम एक्चुअली देखा कि हमारा मैन पावर जो है, फैकल्टी स्ट्रेंथ, नर्सेस स्ट्रेंथ बहुत कम है। ये पहले हम एडवर्टाइजमेंट शुरू किया, इसको बोलते हैं रोलिंग एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको बताता हूँ, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। एम्स पटना इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट। वो एक्चुअली हर एम्स इसको अडॉप्ट किए हैं। और रोलिंग एडवर्टाइजमेंट जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट, आप एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, जब तक आपका मैंने पूरा जो रिक्रूटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, ये रोलिंग होता रहता है। और आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू अपडेट एवरी रिक्रूटमेंट के बाद, यू जस्ट अपडेट इन योर वेबसाइट। और रोलिंग एडवर्टाइजमेंट में हमारा एम्स पटना में जो फैकल्टी हम रिक्रूट किए, और जो फैकल्टी हमारा है ना, द बेस्ट इन द कंट्री। आई हैव द प्राइड ऑफ टेलिंग यू, द एम्स पटना फैकल्टी, एम्स पटना जो हेल्थ केयर स्टाफ बेस्ट इन द कंट्री। उसी वजह से हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट जो नहीं था, नेफ्रोलॉजी नहीं था, ये जो किडनी प्रॉब्लम आजकल इतने हैं, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हम शुरू किए। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो गया था, फैकल्टी नहीं थे, इसको हम शुरू किए। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो हार्ट प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों का है, ये भी नहीं था, इसको हम शुरू किए। और मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आया एक्चुअली उसी समय हमारा 3000 के मैंने था एक्चुअली जो ओपीडी में पेशेंट ये रजिस्ट्रेशन। आज के दिन में 5000 से ज़्यादा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा रजिस्ट्रेशन ओपीडी में 5000 से ज़्यादा है। ये जो हुआ एम्स में इम्प्रूवमेंट एक साल में, दैट गेव द स्ट्रेंथ एक्चुअली जो एम्स को ऊपर लेने के लिए, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फेक्शन, वो जो गरीब मरीज आते हैं उनको कुछ ही मालूम नहीं होता है, वो तो कुछ भी नहीं जानते। एक्चुअली बिहार में ना 2 प्रॉब्लम है। एक है माने द मास, आई एम टेलिंग द पब्लिक, एक्चुअली वो एक्चुअली माने आम जनता, एक्चुअली माने आम जनता काफ़ी सफ़र करती है, काफ़ी सफ़र करते हैं। उनके लिए एक्चुअली माने कुछ नहीं है हॉस्पिटल में। तो इसीलिए हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, ये हम इसको डेवलप किए। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ये चलता रहता था। सर, ये ऑनलाइन कुछ व्यवस्था है कि वो पता कर सके? हाँ जी, हाँ जी, वो एक्चुअली हम एक्चुअली एम्स का एक ऐप है,
जी। अगर ये लोगों ने एक्चुअली आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल से आने से पहले ही मोबाइल में हो जाएगा। ये एक्चुअली है। और दूसरा भी, अगर हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट को आप चले जाएंगे, उधर ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप जाके एक्चुअली रजिस्ट्रेशन काउंटर में लंबे लाइन में भी खड़ा होने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जानकारी सर और इसके माने ये बजाय हम एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन काउंटर एक्चुअली बढ़ाए हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन काउंटर है और कैशलेस ट्रांजैक्शन है, कहीं पे आपको पैसा नहीं देना होगा। सब आजकल पूरी जो जानकारियां हैं बहुत अच्छी हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन वो सब जो हो गया ना, हमारा डॉक्टर्स आ गए, हमारा नर्सेस आ गए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो बढ़ गया। एक्चुअली हम आने के बाद जितने सारे एडवांस इक्विपमेंट पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, MRI, CT स्कैन, जो मैंने एडवांस, सारी तो बिहार अभी पूरी तरीके से तैयार है अपने मरीजों को इलाज पूरा करने के तरीके लिए, हैं और उन्हें बाहर जाने की जरूरत सुनिए नहीं। प्रज्ञा जी, मैं आपको बताता हूँ सर वक्त की कमी है, क्योंकि आज हम आपसे बात करके सर इतने सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन वक्त हमें बहुत कम नहीं, एक मिनट मैं आपको जस्ट बताऊंगा। ये जो हम किए हैं ना, उसके बाद एम्स पटना हैज़ बीन रेटेड among the best 100 hospitals in the country, and for the first time AIIMS has come to the ranking of NIRF, that is called वो जो framework ranking होता है नेशनल इंस्टीट्यूट का, सब AIIMS पटना इज इन द NIRF रैंकिंग 27th, और जितने 22 एम्स है इसमें से AIIMS पटना इज नाउ 4th, एंड जितने सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है AIIMS पटना इज 10th इन द कंट्री। ये दिस इज माई प्राइड टू से एक्चुअली एज द डायरेक्टर ऑफ द AIIMS पटना। और दिस इज सो नाइस टू नो, और दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और सर आपसे बात करके और इतनी सारी जानकारियाँ साझा करके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे कार्यक्रम में आके इतनी सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए ले कलम और पेपर, लिख लें हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।